हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आमोद कुमार आप सभी को स्टडी और ईडीयू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अभी लगातार प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा कर रहा हूं और उसी के ऊपर अभी टॉपिक लेकर आप लोग के सामने जानकारी के तौर पर दे रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी और आगे आने वाले भी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, ऐसी हमारी पूर्णतः उम्मीद है। तो दोस्तों, हमें इसके पहले वाले पाठ यानी आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो उस अध्याय का पार्ट 2 है। अर्थात अध्याय का नाम था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का पार्ट 1 हम आप लोगों को शेयर कर चुके हैं और उसका आज पार्ट 2 है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप समझ ही रहे हो कि हम आपसे किस प्रकार के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, यानी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे ताकि जब भी वीडियो हम लोड करें आपको आसानी से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और उसे आप सुगमतापूर्वक देख सकें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 पढ़ाया था और उसकी थोड़ी सी एक झलक यानी चर्चा करना ज़रूरी समझता हूँ ताकि पुरानी बातें आपको थोड़ी रिवीजन हो जाए और पढ़ने में आसानी पड़े। तो ये है दोस्तों, आप इसलिए वीडियो में भी आप इस पेज को देख पाएंगे और फिर दोबारा इसे ला रहा हूँ। ये था प्रागैतिहासिक काल। ये प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल का विभाजन हमने 6 चरणों में किया था, यानी इसको मुख्य रूप से दो युगों में बांटा गया। पहला युग था पाषाण युग और दूसरा था धातु युग। अब पाषाण युग को हम 3 भागों में बांटे थे: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके और इन तीनों का वर्णन हमने पार्ट 1 में कर चुका हूँ, लेकिन पार्ट 2 में आज हम धातु युग के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है ताम्रकालीन युग या ताम्र पत्थर कुएं युग, जिसे हम ताम्र युग के ही नाम से जाना जाता है। उस समय के आवास कच्चे पक्के अधिवास यानी तांबे का प्रयोग उस समय शुरू हो गया था। दूसरा है कांस्य युग, जिसे हम तांबा प्लस टीन यानी तांबे एवं टीन का मिश्रण कांस्य यानी कांस्य युग कहलाया। इस समय कांस्य का प्रयोग अधिक होने लगा था। सिंधु घाटी सभ्यता इस कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत आता है। आवास में पक्के अधिवास से पूर्ण तौर से परिचित थे। अगला है लौह युग, यानी लोहे के प्रयोग किया जाने लगा था। इसके अंतर्गत वैदिक काल और आवास के तौर पर पक्के अधिवास थे। तो देख रहे हैं दोस्तों कि ताम्रकालीन युग, कांस्य युग और लौह युग, ये 3 धातु युग के बारे में हमें आज जानकारी लेनी है। तो चलते हैं दोस्तों आगे अपने टॉपिक की तरफ। पहला है दोस्तों ताम्र युग। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर
यहाँ देखिए दोस्तों, पत्थर एवं तांबे के औजारों के साथ प्रत्येक कार्य को करते थे। इस समय के काल को हम ताम्र पाषाणिक या नव पाषाण काल भी कहते थे। ताम्र पाषाणिक या नव पाषाण काल भी कहते हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईस्वी पूर्व किया गया था, जिसका प्रमाण मद्रास के अतिरंपक्कम नामक स्थान से तांबे की कुल्हाड़ी खुदाई के दौरान साक्ष्य में मिली। दोस्तों दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि इसका प्रमाण जो है 5000 ईस्वी पहले हुआ था। इसका प्रमाण है कि मद्रास के अतिरंपक्कम से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी एक इसका साक्ष्य प्रमाण है। ताम्रयुगीन सभ्यता ग्रामीण थी तथा लिखने की कला नहीं जानते थे। इस युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों का प्रयोग से परिचित नहीं थे। इसका प्रयोग कभी कभी किया करते थे। मैंने कभी कभी साक्ष्य ऐसा मिलता था, वो सभी लोग इससे परिचित नहीं थे। इस युग के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। मातृदेवी की पूजा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भी की गई है। इस युग के लोग माता देवी की पूजा करते थे एवं साथ ही कच्ची मिट्टी के बने नग्न मूर्तियों की भी पूजा की जाती थी। इसका प्रमाण इमाम गांव महाराष्ट्र से माता देवी की प्रतिमा का साक्ष्य मिला है। हाँ तो दोस्तों, जब माता देवी की पूजा होती थी, इसके साथ कई कच्ची मिट्टियों का नग्न मूर्तियां की भी पूजा की जाती थी, जिसका प्रमाण इमाम गांव महाराष्ट्र से माता देवी की प्रतिमा का साक्ष्य मिला है। अब देखते हैं दोस्तों कि ताम्र पाषाण युग में कौन से प्रमुख स्थल थे जहां से हमें खुदाई के दौरान इस युग के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। पहला है ताम्र पाषाणिक काल के स्थल। देखो, नौधा टोली, यह मध्य प्रदेश में है। यह स्थल इंदौर के नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित है, जहां से चित्रित काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं, जिसे हम मालवा मृदभांड भी कहते हैं। इसके उत्खननकर्ता HD संकालिया थे। कौन थे दोस्तों? HD संकालिया। यहाँ से कताई, बुनाई एवं चरखे की तकलियां भी प्राप्त हुए हैं। अगला है दोस्तों ताम्बवंती। यह राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से भी काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं, परंतु उनके ऊपर सफेद रैखिक चित्र से सजे थे। यहाँ भी काले एवं लाल मृदभांड मिले, परंतु इस पर सफेद रैखिक चित्र से सजे थे। अगला है दोस्तों दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से कई प्रमाण मिले हैं, जैसे रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडा, हाथी। ये जितने भी थे तीनों प्रमाण, रथ चलाते, सांड, गैंडा, ये जो हाथी, ये सभी ठोस तांबे के निर्मित वस्तु थे। कलश सावधान एवं कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला था।
कलश सावधान का मतलब होता है दोस्तों, आगे भी बताएंगे परंतु फिर भी अभी आया तो इसे जानकारी देना जरूरी है। कलश सावधान का मतलब होता है कि सावधान का अर्थ है मृतक को दफनाना या उसे अंतिम संस्कार करना। वो किस प्रकार जाता है? कलश सावधान, जब बच्चों की मृत्यु हो जाती थी तो उसे एक घड़े में, बड़ा सा घड़े में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिशाओं में उन्हें जमीन के अंदर, घर के अंदर और जमीन के फर्श के अंदर उन्हें दफना दिया जाता था। यही देखो कि दिया हुआ है कि कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण है। अगला है दोस्तों नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य एवं मृदभांड लाल तट पर, सॉरी दोस्तों, मृदभांड लाल तल पर काली डिजाइन, लाल तट नहीं तल है, तल पर काली डिजाइन वाली चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। मुख्य बात है कि पर्सन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नेवासा, महाराष्ट्र में। अगला है दोस्तों कांस्य युग। अगला क्या है? कांस्य युग। मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान एवं सिंधु घाटी में कांस्य के उपकरण मुख्यतः व्यवहार में लाए जाने लगे। इस युग से यह युग कांस्य युग से विख्यात हुआ। मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान एवं सिंधु घाटी में कांस्य के उपकरण मुख्य रूप से व्यवहार में जाने लगे, इसलिए इस प्रकार इसे युग को कांस्य युग से विख्यात हुआ। भारत में इसी युग में हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता का उदय एवं विकास हुआ था। भारत में प्रथम बार शहरी सभ्यता का विकास या स्थापना सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुई थी। तो ये हुआ दोस्तों कांस्य युग। इसमें बस इसकी जानकारी जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तब विस्तृत रूप से हमें प्राप्त होगा। इनका मुख्य व्यू यही है कि यहाँ तो साफ स्पष्ट शब्दों में दिया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता और या सिंधु घाटी सभ्यता को जब हम जानकारी लेंगे तो उसके बारे में हम कांस्य युग की पूरी एक लंबी चर्चा उसमें करेंगे। अगला है दोस्तों लौह युग। लौह का प्रयोग मानव सभ्यता 2000 ईस्वी पहले ही की थी, परंतु यह कुछ सीमित क्षेत्रों में ही था। एशिया माइनर जैसे में तुर्की की हिटाइट जाति, कौन से दोस्तों? हिटाइट जाति ने लोहे के निर्माण का तकनीक खोज निकाली थी। साथ में ढलाई का कार्य 1400 ईस्वी पूर्व के लगभग प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार 1200 ईस्वी आते आते एशिया माइनर के अन्य देश जैसे सीरिया, फिलिस्तीन, ईरान, इराक इत्यादि पूर्ण रूप से इसे प्रयोग करना सीख गए थे, परंतु भारत में लौह युग का प्रारंभ लगभग 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है, जिसका साक्ष्य एटा जिले के अजंती खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। भारत में कब से दोस्तों? 1000 ईस्वी पूर्व से माना गया है, जिसका साक्ष्य है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अजंती खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अगला है दोस्तों ये ऋग वैदिक काल के आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, ऐसा कोई प्रमाण
नहीं मिला है, परंतु अथर्ववेद में उल्लेखित है कि श्याम अयस्क से तात्पर्य लौह धातु एवं लोहा अयस्क से तांबे का प्रमाण मिलता है। इसमें लोहे से डायरेक्ट परिचित की जानकारी तो नहीं मिलती है, परंतु अथर्ववेद में यह श्याम अयस्क शब्द से विद्वानों ने लोहा को माना है एवं लौह धातु को माना है एवं लोहा अयस्क से तांबे के नाम का प्रमाण मिला है। इसके अलावा दोस्तों काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाली भारी हलों का उल्लेख मिला है, जिसके फाल संभवतः लोहे के ही बनाए गए होंगे। किसके दोस्तों? संभवतः लोहे के ही द्वारा बनाए गए होंगे। इस युग में चाक की सहायता से विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन, चित्रित धूसर मृदभांड प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यानी लौह युग में मिट्टी के बर्तन के ऊपर चित्रित धूसर मृदभांड प्रमुख रूप से बनाए जाते थे, अतः इस संस्कृति को धूसर मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। अच्छा, इस संस्कृति को धूसर मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों लौह युग के साथ ही हमारा जो धातु युग का क्रम था वो समाप्त होता है। अब आइए हम इस समय में किन संस्कृतियों का विकास हुआ और उस समय की जहाँ विकसित स्थान थी, कुछ क्षेत्रों में विकसित स्थान था, उनमें किन किन संस्कृतियों का विकास हुआ, आइए हम जानते हैं विश्व एवं भारत की संस्कृतियों के, उस समय के संस्कृतियों के बारे में। देखते हैं दोस्तों, यह है संस्कृति। विश्व एवं भारतीय संस्कृति उस समय किस प्रकार थी और कहाँ कहाँ किस तरह से विकास हुआ, उसके बारे में जानकारी। प्रागैतिहासिक युग के बाद कई वस्तुएं ऐतिहासिक युग की आरंभ की सूचना देती। प्रागैतिहासिक युग के बाद कई वस्तुएं ऐतिहासिक युग की आरंभ की सूचना देती है। उनमें से एक महापाषाण है। उनमें से क्या है? महापाषाण है। महापाषाण दोस्तों कहते हैं बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से निर्मित एक कब्र जो मृत शरीर को घेरा बना कब्र है। बड़े बड़े पत्थरों से के टुकड़ों से मृत शरीर को घेरा कर बनाया गया कब्र को हम बोलते हैं महापाषाण बोलते थे, जो कि उस समय के कब्रों को इसी नाम से पुकारते थे। महापाषाण में मृत शरीर के साथ मृत भांड एवं लोहे की चूड़ियां भी मिलती, लोहे की चूड़ियां भी मिलती है। भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में कई महापाषाण खुदाई के दौरान मिले हैं, जैसे कि दोस्तों कर्नाटक दोस्तों जैसे कि है कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में सोरापुर के दोआब क्षेत्र से मिला है, जिसे कर्नल मीडोज टेलर ने 1851 एवं 1862 के खनन को प्रकाशित किए। इस प्रकार हम इसे भारत का महापाषाण संस्कृति से जानते हैं। महापाषाण संस्कृति की शुरुआत लगभग 1000 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। दोस्तों पूर्व लिख छोड़िए
1000 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। भारत की प्रमुख संस्कृति ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ क्या थी? आइए हम एक झलक उनको देखते हैं दोस्तों। हम अभी बोले कि जो प्रागैतिहासिक युग के बाद यानी जो धातु युग आता है, और धातु युग में ही इन सभी संस्कृतियों का विकास हुआ। तो भारत के प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ, पहला है आहर संस्कृति। इसका अवधि है 2800 से 1500 एवं स्थान है राजस्थान के उदयपुर। दूसरा है कायथा संस्कृति। इनका समय अवधि है 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व, जिसकी है क्षेत्र चंबल नदी का क्षेत्र। सालवदा संस्कृति। इनका समय अवधि है 2300 से 2000 ईस्वी पूर्व। ये महाराष्ट्र के धूलिया नामक क्षेत्र में इनका विकास हुआ। अगला है प्रभास संस्कृति। इनका समय अवधि है 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व और गुजरात के यह तटीय क्षेत्र में इनका विकास हुआ। अगला दोस्तों मालवा संस्कृति, जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, धूसमित भांड की। तो वहाँ इनकी समय अवधि है 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व, जिनका क्षेत्र है नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र। रंगपुर संस्कृति ये है दोस्तों 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व। यह गुजरात के तटीय क्षेत्र यानी ये प्रभास संस्कृति और रंगपुर संस्कृति दोनों ही गुजरात के तटीय क्षेत्र से ही में ही विकास हुआ है। अगला है दोस्तों जोरवे संस्कृति। ये 1500 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व, इसका समय अवधि है 1500 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व। महाराष्ट्र के दैमाबाद और इमाम गांव। देखिए दोस्तों, कहीं इनाम है कहीं इमाम है, यानी पीछे पढ़ा है इमाम थी इमाम गांव में इस संस्कृति का विकास हुआ। दोस्तों हम इस प्रकार महापाषाण, जो हम अभी शुरुआती में बोले कि महापाषाण का अर्थ उस समय क्या था? कब्र। तो अब देखते हैं दोस्तों कि महापाषाण संस्कृति में सावधान मृतकों की किस प्रकार महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत सावधान यानी किस प्रकार के कब्र होते थे, या उस प्रकार सावधान किस प्रकार किया जाता था इस संस्कृति में, यानी मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था। सावधान विधि में 2 प्रकार के होता था सावधान। एक होता आंशिक सावधान, एक होता था पूर्ण सावधान। आंशिक सावधान में होता था कि मृतकों के शरीर को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता था। जब उनकी शरीर की सभी मांसपेशियां जानवरों एवं पक्षियों के द्वारा खा जाया जाता था, यानी मात्र केवल उनकी अस्थियां बचती थी, तो उनके मुख्य बड़े बड़े भाग यानी जैसे खोपड़ी, हाथ, पैर, अस्थिपंजर को उठाकर एक पत्थरों से घिरे हुए जो कब्र बनाया जाता था उनके साथ उनके बर्तन साथ या उसके बाहर, और या इसके अलावा उनके साथ भी या उसके बाहर मैंने उसे दफना दिया जाता था। तो इनको बोलते थे आंशिक सावधान, अर्थात इसे मृत्यु के तुरंत बाद इसे दफनाया नहीं जाता था, इसे खुले में छोड़ दिया जाता था। पशु पक्षियों के खाने के बाद जो बचा उसको ही वो उनके हड्डियों को दफनाते थे। दूसरा पूर्ण सावधान। पूर्ण सावधान के में होता है कि वही उसको मृतक के शरीर को पूरी तरह से दफनाया जाता है तुरंत ही, परंतु इसमें कब्र में उत्तर पश्चिम क्रम में दफनाने का क्रम था। उस समय कब्र में इनको
सॉरी दोस्तों, पूर्व पश्चिम क्रम में दफनाने का परंपरा था। जैसे पूर्व में उनका सिर होता था और पश्चिम में पैर। पूर्ण सावधान के अंतर्गत एक कलश सावधान, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि बच्चे की मृत्यु के बाद उसे एक कलश में रहकर उसे घर के फर्श के नीचे दबा दिया जाता। हर क्षेत्र में अलग अलग इसका दिशा था कि किसी क्षेत्र में इसे फर्श के नीचे दबाना है। तो इसका साक्ष्य मिला है तमिलनाडु के चिंगलपट्टू में। तमिलनाडु के चिंगलपट्टू में इसका साक्ष्य मिला है। और महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में फर्श के अंदर, हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के में है, घर के अंदर, घर के उत्तर दक्षिण दिशा के फर्श के अंदर इस कलश को दबाया जाता था, यानी उसके अंदर दबा दिया जाता था। अगला है दोस्तों अंत्येष्टि सामग्री। इनके अंतर यानी इनके मरने के बाद इनका सामान का क्या किया जाता था, उनके बारे में देखते हैं। अंत्येष्टि सामग्री, मृतक से संबंधित वस्तुओं को कब्र के बाहर या साथ में दफनाने का प्रमाण मिला है। ऐसा मान्यता था कि मृतात्मा को परलोक में इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। ये अंत्येष्टि सामग्री की जो उस समय का परिकल्पना है, उन लोग के भावनात्मक कहिए या विश्वास कहिए, जो भी हो, तो ऐसा था कि इनके सामग्री को, इनके साथ संबंधित वस्तुओं को उनके साथ या इनके कब्र के बाहर रख दिया जाता था। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो हमारी भारत की प्रमुख संस्कृतियां हुई। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार भारत ही नहीं, विश्व में तो संस्कृतियों का विकास हुआ होगा। अब विश्व में कौन कौन सी संस्कृति हैं एवं उनकी एक झलक लेते हैं। विश्व में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, यानी ताम्रपाषाणिक युग में कौन कौन से विश्व में हमें और अन्य संस्कृतियों का विकास हुआ, आइए एक झलक लेते हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि संस्कृतियों का विकास किसी नदी किनारे ही हुआ है। तो उनके लक्षण, यानी कौन सी नदी और उन्हें आधुनिक में क्या कहा जाता है, उस समय परिवहन के क्या साधन थे, भाषा एवं लिपि क्या थी, धर्म क्या था, उस समय के शासक वर्ग कौन थे, एवं उस समय की खुदाई के द्वारा मिले गया स्मारक कौन सा है। पहला दोस्तों मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ये दजला एवं फरात नदी के किनारे विकास हुआ। इसे आधुनिक में इराक से नाम से जाना जाता है। उस समय परिवहन का माध्यम नौका एवं पोत था। भाषा लिपि की लाछर थी। धर्म क्या था, तो सूर्य, चंद्रमा, आकाश एवं प्रजनन की पूजा की जाती थी। शासक वर्ग में को पुरोहित या राजा अभिजात कहा जाता था। स्मारक के तौर पर कुछ इसी प्रकार की कोई जानकारी खुदाई में नहीं मिली है। अगला है दोस्तों मिस्र, जिसका विकास नील नदी के तट पर हुआ। इस प्रकार मिस्र को हम नील नदी का देन भी कहते हैं। इसके आधुनिक नाम भी अभी मिस्र के ही नाम से जाना जाता है। स्थलीय एवं समुद्री रास्ते के द्वारा ये परिवहन, दोनों माध्यम से परिवहन आसानी से कर सकते थे। इस समय की भाषा एवं लिपि चित्राक्षर थी, चित्रों के माध्यम। नए इनके जो देवता थे, नए शहर के देवता एवं मंदिर, यानी जब कोई नया शहर या जगह बसाते थे तो वहाँ के देवता एवं वहाँ के मंदिरों में इनको, यदि कोई मंदिर है किसी तरह का, तो उनकी पूजा की जाती थी। और शासक वर्ग का नाम था
पुरोहित या फराओ, जिसको हम लोग अपने यहाँ राजा बोलते हैं। यहाँ मिस्र का पिरामिड, यानी उनका स्मारक वहाँ उस समय का है पिरामिड। अगला है देश दोस्तों चीन। चीन का विकास हांगहो नदी के किनारे हुआ, जो वर्तमान में उत्तरी चीन के नाम से जाना जाता है। परिवहन का माध्यम रेशम मार्ग। दोस्तों रेशम मार्ग के बारे में हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये जो देश थे इनको एक ऐसा था कि ये तीनों देशों को आसानी से जोड़ सके और इन्हीं के माध्यम से उस समय व्यापार का कार्य क्रियाकलाप होता था। यानी ये ऐसा मार्ग जो तीन चार महादेशों को आपस में जोड़े, उसे हम बोलते थे रेशम मार्ग। उस समय चीनी भाषा, यानी चीन की जो भाषा थी क्या थी, चीनी भाषा, ये अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। शासक वर्ग को सांग बोलते थे। स्मारक के तौर पर चीन की दीवार आज भी साक्षी है। अगला है दोस्तों देश भारत। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। यह आधुनिक हड़प्पा, पश्चिमी पंजाब, सिंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। स्थलीय, इसका जो परिवहन का माध्यम स्थलीय एवं समुद्री था। हड़प्पाई, जो कि भाषा का नाम या लिपि का नाम दिया गया है, लेकिन यह क्या है, अपठनीय है, इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, यह पढ़ा नहीं जा सका है। मातृदेवी एवं लिंग पूजा। इस समय बोले थे दोस्तों कि ताम्रपाषाणिक युग में मातृदेवी या नग्न कच्ची मिट्टी मूर्तियों की पूजा की जाती थी, तो वही दोबारा यहाँ पर दर्शाया गया है कि मातृदेवी एवं लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है। और शासक वर्ग को राजा कहा जाता था। और प्रमाण के तौर पर विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुए हैं। नोट दोस्तों, इस प्रकार कि सामाजिक वर्ग में लगभग समान ही थे, जैसे कि व्यापारी, पशुपालक, किसान एवं शिल्पकार। कहीं अगर व्यापारी एवं पशुपालक और किसान है तो शिल्पकार नहीं, कहीं शिल्पकार, पशुपालक, व्यापारी हैं तो कहीं किसान नहीं। इस तरह से किसी में एक में है, किसी एक सभ्यता में है तो एक में नहीं है। अर्थात हमारे यहाँ व्यापारी, पशुपालक और किसान थे, शिल्पकार की कमियाँ थी। इस प्रकार मुख्य रूप से यही थे, व्यापारी, पशुपालक, किसान एवं शिल्पकार। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं कि हम अपने अध्याय से संबंधित कुछ और मुख्य बातों को आपको सामने रखते हैं, ताकि अध्याय की किसी भी बात आपसे छूता न रह जाए। तो आज भी हम उसी प्रकार उसी बात का ख्याल रखते हुए अध्याय से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य लाए हैं, जो आप उसको दोहराने के बाद आपकी जो पढ़ाई गई बातें हैं दोबारा क्या कहा जाए, एक तरह से रिवीजन भी हो सकता है और दूसरी इसमें नई बातों की भी जानकारी हो सकती है। तो देखते हैं दोस्तों, भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विस्तार प्लेटोसीन यानी हिम युग में हुआ था। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विस्तार प्लेटोसीन या हिम युग में हुआ था। दूसरा है हिम युग एवं प्लेटोसीन, हिम युग एवं हेलोसीन, हिम युग एवं हेलोसीन, जिसको बोला जाता है आधुनिक मानव, और हिम युग में बोला जाता था आदि मानव, के बीच में एक नए युग एंथ्रोपोसीन
क्या दोस्तों? एंथ्रोपोसिन माने हिमयुग और हेलोसिन के बीच में एक नया युग एंथ्रोपोसिन, यानी इसे बोला गया नया आदमी की खोज 2017 में किया गया। एंथ्रोपोसिन शब्द का प्रस्ताव 2002 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता पाल कुरेजेन ने दिया था। किन्होंने दिया था? पाल कुरेजेन में 2002 ईस्वी में। कि शब्द एंथ्रोपोसिन, जो इन दोनों के बीच के नए युग की खोज की गई है। अगला है दोस्तों, सोने का सबसे पुराना अवशेष कर्नाटक के कोलार जिले के खान में 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास प्राप्त हुआ है। सोने के खान का सबसे पुराना अवशेष कर्नाटक के कोलार जिला में 1800 ईस्वी के आसपास प्राप्त हुआ है। अगला है दोस्तों, सूती वस्त्र का साक्ष्य नेवासा, महाराष्ट्र। नेवासा के बारे में हम पहले भी जानकारी दे चुके हैं, जो नवपाषाण काल तथा पटसन का साक्ष्य भी ताम्रपाषाण काल से ही इसी स्थल से ही प्राप्त हुआ है। पहले ही बताए हैं दोस्तों, पटसन के बारे में बताए थे, कपड़े का नहीं था। तो सूती वस्त्र का भी साक्ष्य नेवासा में ही प्राप्त हुआ है, जो कि प्रथम साक्ष्य था। सुप्रसिद्ध पुराविद व्हीलर की मान्यता है। सुप्रसिद्ध पुराविद व्हीलर की मान्यता है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन ईरान के हाखामनी शासकों के द्वारा हुआ। कौन से शासक? हाखामनी शासकों के द्वारा प्रयोग में लाया गया भारत में। अगला है दोस्तों, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में तीरों एवं भालों से युक्त। तो दोस्तों, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में तीरों एवं भालों के लौह से युक्त हथियार प्राप्त हुए हैं, परंतु भारत में प्रथम बार लोहे का साक्ष्य 1000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार हम जो धातु युग का चैप्टर है, अर्थात भारत के इतिहास, जो भी चैप्टर था भारत के इतिहास यानी प्रागैतिहासिक काल को जो हमने विभाजन करके जानकारी दी, इसकी कड़ी यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगेगा भी, और यदि कोई इसमें कमियां रह गई हो तो भी बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट के जरिए। और हाँ दोस्तों, कुछ दोस्तों की डिमांड थी कि मैथ पर भी इस पर वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, किसी भी हमारे पास जो समय मिलता है तो उसमें हम यह प्रयास करेंगे कि आपको इस इतिहास चैप्टर को जो हम बीड़ा उठाए हैं, अर्थात इसका कार्य जो आप लोग के सामने समक्ष या प्रस्तुत करने का कार्य करें, पहले इसे पूरा तो होने दीजिए। अब हम मैथ पढ़ाएंगे, फिर विज्ञान डालेंगे, फिर इस तरह से करने लगेंगे तो फिर ऐसा होगा कि कोई भी कार्य सही तरीके से सफलतापूर्वक नहीं हो पाएगा। नतीजा ये रहेगा कि फिर ना आप ये पूरी तरह से सीख पाइएगा ना वो। दोस्तों, इसके अलावा भी आपके पास तो और कई सारे माध्यम हैं, उनसे आप जानकारी लेते रहिए। हमारे पास जैसे ही समय मिलेगा आप लोग को पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो हमारे पास जानकारी होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अच्छा दोस्तों, हम हर दिन की भांति आज भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल STUDY
इसके साथ स्पेस ना दीजिएगा दोस्तों, ALLEDU यही है। इसे आप सर्च करते ही आप हमारे सारे वीडियो को पाएंगे। और अच्छा दोस्तों, तो अब उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपको लाइक, कमेंट, शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। साथ में दोस्तों, यदि नए सब्सक्राइबर हो तो बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलने से वंचित न हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आप जहाँ भी रहिए स्वच्छ रहिए, स्वच्छ रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। दोस्तों आगे हम अगला चैप्टर होगा कांस्य युगीन सभ्यता यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए हमें कुछ समय के लिए इजाज़त दीजिए कि हम आप लोग से दूर रहें। हालांकि दूर तो रहते नहीं हैं, याद हमेशा ही आती है, फिर भी जब आपके सामने वीडियो लेकर प्रस्तुत होते हैं तभी आप लोग हमें सामने मानते हैं, कोई बात नहीं है। तो रखते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।